गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस बाय रविंद्रा सर यूट्यूब चैनल पे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रागकोश भित्ति एंथर वॉल। एंथर वॉल या प्रागकोश भित्ति हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रागकोश के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था या लघु बीजाणुधानी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। वहां पे प्रागकोश भित्तियों का निर्माण हुआ था। कौन कौन सी भित्तियां थी वो? टोटल 4 टाइप्स की 4 भित्तियां थी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रागकोश भित्ति में जो सबसे बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकंड जो थी वो एंडोथीसियम। थर्ड जो थी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। फोर्थ जो थी टेपिटम। और ये तो है एंथर वॉल। और सेकंड जो पार्ट था वो था बीजाणुजन कोशिकाएं, स्पोरोजेनस सेल्स। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहां एपिडर्मिस के बारे में। यहाँ ये जो डायग्राम है एंथर की टीएस का है, प्रागकोश के अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। यहाँ इस डायग्राम के अंदर ये जो सबसे बाहर की जो परत है, इस सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। एपिडर्मिस होती है। इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो परत होगी उसको एंडोथीसियम कहा जाएगा। और इस एंडोथीसियम के जस्ट नीचे मिडिल लेयर यानी मध्य स्तर या मध्य परत होती है। उसके नीचे ये टेपिटम होता है और टेपिटम के अंदर ये बीजाणुजन कोशिकाएं या लघु बीजाणुधानी हम इसको कह सकते हैं। अंदर की तरफ जो सेल्स होंगे उनको लघु बीजाणुधानी कहा जाएगा या लघु बीजाणुजन कोशिकाएं इनको कहा जाता है। उसके बाद ये एंथर की एक साइड का सेक्शन है, एक साइड का डायग्राम नीचे यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये पूरा का पूरा टीएस ऑफ एंथर है। उसका एक जो साइड है, जैसे मान लीजिए ये एक साइड का जो डायग्राम है यहाँ इसमें दिया गया है, ये आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस है। उसके बाद ये जो सेकंड लेयर यहाँ पर एंडोथीसियम, उसके बाद ये मिडिल लेयर और उसके नीचे टेपिटम और यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं इनको कहा जाता है। तो ये टोटल 5 टाइप्स की सेल्स, 4 टाइप्स की तो एंथर लेयर्स होगी और सबसे इंटरनल सबसे मध्य के अंदर की तरफ जो है वो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। यहाँ डायग्राम में बिल्कुल क्लियर स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि एपिडर्मिस जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस जो है वो सबसे बाहरी परत होती है। सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस की है। इसके अलावा एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर है, एक स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है। सिंगल लेयर सेल्स का बना है, एक स्तरीय कोशिकाओं का बना होता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस का जो मेन फंक्शन है, मुख्य जो कार्य होता है एपिडर्मिस का मुख्य जो कार्य है, इसका फंक्शन जो है सुरक्षा का काम है, प्रोटेक्शन का कार्य है। ये जो प्रागकोश जो है इसकी सुरक्षा का काम जो है, प्रागकोश की सुरक्षा का कार्य जो है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य इस एपिडर्मिस की लेयर के द्वारा, एपिडर्मिस की परत के द्वारा किया जाता है। तो एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत है, एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी हुई होती है और इसका जो मुख्य कार्य है वो सुरक्षा करने का कार्य है। उसके बाद सेकंड या दूसरी जो परत होगी इसके अंदर एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम इसको कहा जाता है। एंडोथीसियम ये दूसरी परत है।
ये एंडोथीसियम जो है एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे की तरफ स्थित होती है। किसके नीचे स्थित होगी? ये एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे की तरफ स्थित होती है। ये भी सिंगल लेयर होती है, एक स्तरीय कोशिकाएं होती हैं एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं, यहां पे ये जो इनकी अरीय भित्तियां जो हैं, इन अरीय भित्तियों में एक पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम है अल्फा सेलुलोज। ये अल्फा सेलुलोज का पाया जाना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, एक मुख्य या विशेष लक्षण होता है इन एंडोथीसियम लेयर्स का, कि इनकी जो अरीय भित्तियां होती हैं, इन अरीय भित्तियों पे यहाँ पे यू शेप के अंदर अल्फा सेलुलोज पाया जाता है। और इस अल्फा सेलुलोज की प्रेजेंस के कारण जब परागकोश परिपक्व होता है, जब परागकोश परिपक्व होता है उस टाइम परागकोश का स्फुटन होता है, परागकोश फटता है या परागकोश टूटता है। तो ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करती है, स्फुटन में मदद इसके द्वारा की जाती है। अल्फा सेलुलोज की प्रेजेंस के कारण, यह अल्फा सेलुलोज जो है, इनकी प्रेजेंस के कारण एंडोथीसियम वातावरण से नमी का अवशोषण करती है। वातावरण से नमी का अवशोषण किया जाता है, किसके कारण? इन अल्फा सेलुलोज की प्रेजेंस के कारण। जब अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में ये एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं, ये वातावरण से नमी का अवशोषण करती हैं। और जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, परागकोश के परिपक्वन के टाइम ये इसके स्फुटन में सहायता करते हैं। उस टाइम इनके द्वारा नमी का अवशोषण नहीं किया जाएगा, जिसके कारण परागकोश जो है वो नमी की कमी के कारण, जल की कमी के कारण टूट जाता है, फट जाता है, रैप्चर हो जाता है। इसको परागकोश का स्फुटन कहा जाता है। तो एंडोथीसियम का जो मेन फंक्शन होता है वो परागकोश के स्फुटन में सहायता करना होता है। थर्ड जो पार्ट आता है इसका, मिडिल लेयर, मध्य स्तर। मिडिल लेयर या मध्य स्तर, ये 1 से 3 कोशिकाओं का समूह होता है। 1 से 3 कोशिकाओं का समूह होता है। डायग्राम में आप देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये जो 3 लेयर है, 1 2 3, ये जो 3 लेयर है ये किसकी है? ये मध्य स्तरीय मिडिल लेयर की है। तो 1 2 3 लेयर्ड सेल्स ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे पाई जाती हैं, या 1 से 3 स्तरीय कोशिकाओं का समूह यहाँ पे पाया जाता है। और ये जो मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर, इसका जो जीवन काल है हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्पकालिक होता है। सबसे पहले जब एंथर का स्फुटन होता है, उस स्फुटन से पहले ही ये मिडिल लेयर जो है वो रैप्चर हो जाती हैं, मिडिल लेयर की कोशिकाएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं। मिडिल लेयर के बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है, फोर्थ जो पार्ट आएगा इसके अंदर, टेपिटम या पोषोतक उसको कहा जाएगा। टेपिटम या पोषोतक कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण परत होती है एंथरवाल में, ये टेपिटम सिंगल लेयर है, एक स्तरीय बड़ी या मोटी कोशिकाओं का समूह है। यहाँ डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट है। ये जितने भी बाकी एंथरवाल की जितने भी लेयर्स हैं, उनमें से सबसे बड़े, सबसे मोटे आकार की जो कोशिकाएं हैं वो टेपिटम की है। टेपिटम की कोशिकाओं का आकार अन्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, इसका केंद्रक भी बड़ा है, बिल्कुल स्पष्ट है। अन्य जो कोशिकाएं उनसे इनका केंद्रक भी बड़ा है, इसका जीव द्रव्य भी सघन होता है। टेपिटम यानी पोषोतक, इसका जो मुख्य कार्य है, टेपिटम का मुख्य कार्य जो है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। लघु बीजाणु जो होते हैं उनको पोषण प्रदान करने का जो कार्य है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम जो है वो टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये मुख्य कार्य है इस टेपिटम का। और यहाँ टेपिटम जो है, टेपिटम 2
टू टाइप्स का होता है। आवर्तबीजी जो पादप होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में टेपिटम टू टाइप्स का होता है। एक तो स्त्रावी या उसको कह सकते हैं ग्रंथिल टेपिटम। फर्स्ट जो है स्त्रावी टेपिटम या इसको कहा जाता है ग्रंथिल टेपिटम, और सेकंड जो है अमीबिएट टेपिटम। अमीबिएट टेपिटम, दो प्रकार की टेपिटम्स पाई जाती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। एक तो स्त्रावी या ग्रंथिल है, सेकंड जो है वो अमीबिएट टेपिटम है। मोस्टली जो आवर्तबीजी पादप जो होते हैं उनमें स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार की टेपिटम कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो टेपिटम की जो लेयर है ये लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो हैं, इनको चारों ओर से कवर करने का जो कार्य है टेपिटम के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर ये जो, क्योंकि हम यहाँ पे केवल वन साइड को ले रहे हैं, सिंगल साइड को ले रहे हैं, इसलिए ये जो सेल्स हैं ये माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, इनके चारों ओर इनको कवर करने वाले जो सेल्स हैं ये टेपिटम की कोशिकाएं। यहाँ देखिए ये टेपिटम है और यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगी। तो इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को चारों तरफ से कवर करने का काम जो है वो टेपिटम के द्वारा किया जाता है। यहाँ टेपिटम जो होता है, टेपिटम की जो कोशिकाओं की जो भित्ति होती है उस भित्ति से एक पदार्थ का स्त्रावन किया जाता है, और वो जो पदार्थ होता है उस पदार्थ को कहा जाता है प्रोयूबिस बॉडीज। क्या कहा जाएगा उसको? प्रोयूबिस बॉडी उसको कहा जाएगा। प्रोयूबिस का या प्रोयूबिस बॉडी उसको कहा जाता है, जो कि टेपिटम की कोशिकाओं में होता है। और ये जो प्रोयूबिस बॉडी जो है टेपिटम की कोशिकाओं से स्त्रावित होके कहाँ आएगा? इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जहां पे होती हैं वहां आ जाता है, और वहां आकर ये जो माइक्रोस्पोर जो होते हैं यहाँ, इन माइक्रोस्पोर की जो आउटर लेयर होती है, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु की जो बाह्य भित्ति होती है, बाह्य चोल जो होता है, उसको कवर कर लिया जाता है, जिसके कारण बाह्य चोल की मोटाई बढ़ जाती है। बाह्य चोल मोटे साइज का हो जाता है और ज्यादा मोटाई उस बाह्य चोल की हो जाएगी, जो कि लघु बीजाणु की संरचना। जब हम आगे पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर तो उसमें देखेंगे कि सबसे बाहरी जो परत होती है लघु बीजाणुओं की वो बाह्य चोल होती है, एक्जाइन उसको कहा जाएगा। तो उस एक्जाइन के फॉर्मेशन में ये प्रोयूबिस बॉडी सहायता करेगी। तो ये जो टेपिटम जो है, इस टेपिटम से प्रोयूबिस बॉडीज का सिक्रेशन होगा, स्त्रावन होगा, वो इन लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जहां होती है वहां आ जाता है, और वहां आकर इन प्रोयूबिस बॉडीज में किसका जमाव हो जाता है? यहां जब आएगी तो स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है, इस स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का जमाव इस प्रोयूबिस बॉडीज में हो जाता है, जिसके कारण अब इसको क्या कहा जाता है? यूबिस बॉडी कहा जाएगा। यूबिस काय इसको कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में प्रोयूबिस काय के रूप में टेपिटम की कोशिकाओं से एक पदार्थ स्त्रावित होता है। वो पदार्थ जैसे ही यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद उस पर किसका जमाव हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन का उसमें जमाव हो जाएगा। इस कंडीशन में यानी स्पोरोपोलेनिन युक्त जो प्रोयूबिस बॉडी होती है उसको क्या कहा जाता है? यूबिस काय या यूबिस बॉडी जो उसको कहा जाता है। ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये लघु बीजाणु के बाह्य चोल जो होता है, एक्जाइन जो होता है, उसके निर्माण में सहायता करता है। तो ये किसके बारे में हुआ? एंथर वॉल के बारे में हुआ। सेकंड जो टाइप है इसके अंदर वो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण हम एंथर के डेवलपमेंट की प्रोसेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसका निर्माण कहां से होता है? जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं, कौन सी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो हैं, उन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में हमने पढ़ा था कि या तो ये कोशिकाएं बिना विभाजन के लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर इनमें समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे पहले बीजाणुजन कोशिकाएं बनेंगी और बीजाणुजन कोशिकाएं बनेंगी। उन बीजाणुजन कोशिकाओं से लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनेंगी
और ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका जो है, एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, आगे लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के अंदर मेयोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है एक, तो 4 लघु बीजाणु बनते हैं। कितने लघु बीजाणु? इसके अंदर लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन या फिर कहेंगे प्राग कणों का परिवर्धन, प्राग कणों का परिवर्धन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। लघु बीजाणु जनन, सिंपल सी यदि हम लघु बीजाणु जनन को डिफाइन करें तो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो होती हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के लघु बीजाणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उस निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। नॉर्मली हमने देखा कि जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं जो होती हैं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, इन प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं या तो कोई भी विभाजन नहीं होता है, पढ़ा था हमने पहले, बिना विभाजन के ये लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, या फिर इनमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होगा और समसूत्री विभाजन से ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं बीजाणुजन कोशिकाओं में कन्वर्ट होगी और बीजाणुजन कोशिकाएं जो हैं वो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं हैं, इन लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में प्रत्येक जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने लघु बीजाणु बनेंगे? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है या 4 लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब ये जो 4 लघु बीजाणु जो है ये एक चतुष्क के रूप में एक टेट्राड की फॉर्म के अंदर यहाँ व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। यहाँ प्रागकणों का परिवर्धन या लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनेंगे। अब ये चारों लघु बीजाणु किस रूप में होते हैं? चतुष्क या टेट्राड की फॉर्म के अंदर होते हैं। अब अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उन अलग अलग प्लांट्स के अंदर ये जो लघु बीजाणु जो होते हैं ये अलग अलग फॉर्म के अंदर होते हैं, अलग अलग शेप के अंदर होते हैं। फर्स्ट जो है टेट्राहेड्रल टेट्राड चतुष्फलकीय चतुष्क। इस अवस्था में क्या होता है कि 3 लघु बीजाणु तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। चौथा जो होता है वो पीछे की तरफ होता है। इस सिचुएशन में होंगे 3 बिल्कुल लघु बीजाणु सामने होंगे और चौथा जो है वो पीछे की तरफ स्थित होता है। ये जो अवस्था है इसको चतुष्फलकीय चतुष्क कहा जाता है। किन प्लांट्स में? मोस्टली जो डाइकोट प्लांट होते हैं उन डाइकोट प्लांट्स के अंदर लघु बीजाणु इस कंडीशन के अंदर होते हैं, चतुष्फलकीय चतुष्क अवस्था के अंदर होता है।
या फिर जो कैप्सुला जो प्लांट होता है, कैप्सुला बसा पेस्टोरिस, कैप्सुला जो प्लांट होगा, इस कैप्सुला प्लांट्स के अंदर भी लघु बीजाणु जो है वो चतुष्फलकीय चतुष्क अवस्था के अंदर होते हैं। सेकंड जो टाइप आता है समद्विपार्श्व चतुष्क, समद्विपार्श्व चतुष्क। ये समद्विपार्श्व चतुष्क जो है इस अवस्था के अंदर चारों के चारों लघु बीजाणु बिल्कुल सामने की तरफ स्थित होते हैं। चारों के चारों लघु बीजाणु बिल्कुल सामने की तरफ स्थित होंगे। इस कंडीशन में होंगे चारों के चारों, तो इसको समद्विपार्श्व चतुष्क कहा जाता है। मोस्टली जो मोनोकोट होते हैं, एक बीजपत्री जो प्लांट होते हैं, उन एक बीजपत्री पादपों के अंदर समद्विपार्श्व चतुष्क पाया जाता है। थर्ड टाइप जो होगा वो क्रोशित चतुष्क होता है। इस क्रोशित चतुष्क के अंदर दो जो है ऊपर और नीचे वाले जो दो लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक दूसरे के समकोण पे होते हैं। ये दो हैं, ये भी दो ही हैं, और ये आपस में एक दूसरे के समकोण पे होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते होते हैं, इसलिए इसको क्रोशित चतुष्क कहा जाता है। मैग्नोलिया जो प्लांट होता है, मैग्नोलिया पादप जो है, उस मैग्नोलिया पादप के अंदर इस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। मैग्नोलिया जो पादप होता है उसके अंदर क्रोशित चतुष्क पाया जाता है। फोर्थ जो टाइप होगा इसका टी शेप, ये होगा एरिस्टोलोकिया, एक पादप है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया प्लांट्स के अंदर टी शेप के अंदर होते हैं लघु बीजाणु जो होते हैं, माइक्रोस्पोर जो है। इसमें ऊपर वाले दो जो लघु बीजाणु होंगे, इनकी जो भित्ति होती है वो अनुदैर्ध्य होगी, और नीचे वाले जो दो होते हैं उनकी भित्ति अनुप्रस्थ भित्ति होती है। वो उनके बीच में जो भित्ति होगी वो अनुप्रस्थ होगी, और ऊपर वाले दो होंगे उनके बीच की जो भित्ति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। इस प्रकार से टी शेप बनती है। तो एरिस्टोलोकिया के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होगी। और फिफ्थ जो टाइप आता है इसका लीनियर या रेखिक प्रकार। रेखिक जो प्रकार है इसमें चारों के चारों लघु बीजाणु जो हैं वो एक पंक्ति के अंदर एक लाइन में स्थित होते हैं, एक रेखा के अंदर स्थित होते हैं, इसलिए इसको रेखिक कहा जाता है। तो ये कुल 5 प्रकार के अरेंजमेंट होती है माइक्रोस्पोर की लघु बीजाणुओं की। पहली जो है चतुष्फलकीय चतुष्क, सेकंड समद्विपार्श्व चतुष्फलकीय चतुष्क के अंदर 3 बिल्कुल सामने, एक पीछे की ओर। समद्विपार्श्व चतुष्क के अंदर चारों बिल्कुल सामने अपने को दिखाई देंगे। क्रोशित चतुष्क के अंदर जो है ऊपर वाले दो नीचे वाले दो के समकोण पे होते हैं, इसलिए इसको क्रोशित चतुष्क कहा जाता है। मैग्नोलिया के अंदर चौथा जो है टी शेप एरिस्टोलोकिया के अंदर होगा, ऊपर वाले दो जो है वो अनुदैर्ध्य भित्ति होगी, और नीचे वाले दो जो है आपस में अनुप्रस्थ भित्ति के रूप में एक टी शेप में स्थित होते हैं। रेखिक के अंदर सारे के सारे जो है वो इस फॉर्म के अंदर होते हैं, एक रेखिक पंक्ति के अंदर स्थित होते हैं। लघु बीजाणु मातृ जो कोशिका है माइक्रोस्पोर मदर सेल से जैसे ही माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा, तो प्रत्येक एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। चारों के चारों चतुष्क या टेट्राड अवस्था के अंदर होते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे तो ये जो 4 लघु बीजाणु जो बन रहे हैं आपस में जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं। इस टाइम ये चारों लघु बीजाणु जो हैं एक कैलोज नामक एक परत होती है, इस कैलोज नामक परत से या इस परत के द्वारा चारों के चारों लघु बीजाणु जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब एंथर का परिपक्वन होता है, जब प्राकोष मैच्योर हो जाता है, उस टाइम यहाँ एंथर की जो वाल होती है वहां से कैलोज यानी टेपिटम जो है, टेपिटम से कैलोज एंजाइम का स्त्रावन होता है। ये जो कैलोज एंजाइम जो है इस कैलोज को डिजोल्व कर देता है, कैलोज को वहां से हटा देता है, जिसके कारण
चारों के चारों लघु बीजाणु अब अलग हो जाते हैं, चतुष्क अवस्था में नहीं रहेंगे। अब चारों के चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं और गोलाकार हो जाते हैं। इस कंडीशन में इन लघु बीजाणुओं को क्या कहा जाता है? परागकण कहा जाता है। इस अवस्था के अंदर जब कैलोज एंजाइम इस कैलोज परत को हटाकर चारों लघु बीजाणुओं को अलग कर देता है, उसके बाद लघु बीजाणु गोलाकार आकृति में आ जाते हैं। इस अवस्था में इन लघु बीजाणुओं को क्या कहा जाएगा? परागकण या पोलन ग्रेन्स इनको कहा जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें परागकण जो है वो चतुष्क अवस्था में ही रहते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें परागकण जो है या लघु बीजाणु जो है वो किस अवस्था में रहेंगे? चतुष्क अवस्था में ही रहते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे टाइफा हो गया, ड्रोसेरा हो गया, टाइफा और ड्रोसेरा, ये जो पादप हैं इन प्लांट्स के अंदर परागकण या लघु बीजाणु जो है चतुष्क अवस्था में ही रहेंगे, वो अलग नहीं होते हैं। ऐसे जो परागकण होते हैं उनको संयुक्त परागकण कहा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्पोर कहा जाएगा या कंपाउंड पोलन ग्रेन उनको कहा जाता है, संयुक्त परागकण उनको कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जितने भी लघु बीजाणु धानी जो होती है, उस लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु धानी में जितने भी लघु बीजाणु होते हैं या परागकण होते हैं, लघु बीजाणु या फिर परागकण जो होते हैं वो सारे आपस में जुड़े रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं। इस अवस्था के अंदर उस स्ट्रक्चर को परागपिंड या पोलिनियम कहा जाएगा। उस अवस्था में उसको परागपिंड या उसको पोलिनियम कहा जाता है, पोलिनियम उसको कहेंगे। जैसे आंख यानी कैलाट्रोपस प्रोसेरा जो है, आंख या मदार, उसके अंदर पोलिनियम या परागपिंड का निर्माण होगा। जितने भी लघु बीजाणु जो है वो आपस में यहाँ पे जुड़ी हुई अवस्था में रहेंगे। यहाँ ये लघु बीजाणु हैं सारे के सारे और ये आपस में एक संयुक्त हो जाते हैं, आपस में ये जुड़ जाते हैं। सारे जितने भी हैं वो आपस में मिल जाएंगे और मिलकर वो किसका निर्माण कर लेते हैं? परागपिंड का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे ये एक सिंगल लघु बीजाणु है, अब ये सारे के सारे आपस में मिल रहे हैं तो मिलकर इन्होंने किसका निर्माण कर लिया है? परागपिंड का निर्माण इन्होंने कर लिया है या पोलिनियम का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें जो चतुष्क होता है, नॉर्मली चतुष्क में कितने लघु बीजाणु होंगे? 4 लघु बीजाणु होंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 4 की बजाय 5 या उससे अधिक लघु बीजाणु इसके अंदर होते हैं। इस कंडीशन को बहुबीजाणुता कहा जाता है। जब इसको क्या कहा जाएगा? बहुबीजाणुता कहा जाएगा। किसे कहेंगे? जब एक जो लघु बीजाणु चतुष्क जो होता है उस चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु हो, 4 से अधिक लघु बीजाणु हो तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? बहुबीजाणुता कहा जाता है। नॉर्मली एक टेट्राड, एक चतुष्क में 4 ही लघु बीजाणु होंगे, लेकिन कुछ प्लांट्स में 4 से अधिक लघु बीजाणु होते हैं, 5 लघु बीजाणु तक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बहुबीजाणुता या पॉलीस्पोरी उसको कहा जाएगा। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस